हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी, क्योंकि जेएनके एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने निकाली हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज विच इज अराउंड अबाउट 140। और इसमें आपका एक पोर्शन है जिसमें कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम आज अपना पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगर कोर्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज की बात करनी है तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। तो हम उसी के साथ स्टार्ट करेंगे और इसी का जूनियर असिस्टेंट का डिटेल्ड कोर्स अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर ऐप एंड कैन बाय दैट कोर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू इंडियन जुडिशरी सिस्टम। इससे पहले एक बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए सबको, देखिए जस्ट अ मोमेंट। आपका आता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। वन इज लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव ऑर्गन, one is executive organ, and then comes your judiciary. So judiciary आपका क्या है? एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। अगर इंडिया एक कंट्री हमारी जो रन कर रही है उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है, और गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं। वो तीन ऑर्गन्स है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है उसका काम होता है कि वो लॉज बनाए। ठीक है, लॉज को बनाना, यहां पे आप लिख सकते हैं टू मेक लॉज, करेक्ट। देन कम्स एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लॉज बन गए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, उसको इंप्लीमेंट कराना। भाई बना के कोई चीज रेडी रखती है तो उसको इंप्लीमेंट भी तो कराना है, तो यहां पे आ जाता है आपका इंप्लीमेंट वाला काम। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन होती है। एंड देन कम्स जुडिशरी। जुडिशरी का काम यह है कि लॉज बना लिए, उसको इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, लेकिन अगर उन लॉज का कोई वायलेशन कर रहा है, कानून बना दिया, ठीक है, कानून इंप्लीमेंट भी कर दिया, बट अगर कोई उन लॉज को वायलेट कर रहा है, कोई व्यक्ति उस लॉज को वायलेट कर रहा है, तो वो कहां जाएगा? वो इन दो ऑर्गन्स के पास नहीं जा सकता, वो जाएगा जुडिशरी के पास। ठीक है, तो आज हमने वही जुडिशरी विच इज द थर्ड ऑर्गन, और वी कैन से दैट वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, उसे हम डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज द पोर्शन विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। अब इसमें एक आपको ना हियरार्की दिखती है। ठीक है, एक पूरी हियरार्की दिखेगी आपको इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में, स्टार्टिंग विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देन कम्स द हाई कोर्ट, देन कम्स द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और आते हैं आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, लेकिन हम पहले चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं विद द वेरी बेसिक। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जो वर्ड यूज करते हैं कि ये कोर्ट्स कौन सी हैं, तो हम बोलते हैं ये मुंसिफ कोर्ट्स हैं। ठीक है, मुंसिफ कोर्ट्स या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यहां पर मैटर्स आते हैं कुछ, जो भी अगर क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, सिविल कोई जो है मैटर है, दैट कम्स एंड वो डील किया जाता है बाय दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद आपको मिलती है ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद आपको दिखती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। देन कम्स योर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए भी मैं आपको एक चीज बताती हूं। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, जैसे कि जम्मू की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो यहां पर उसके लिए दो वर्ड यूज होते हैं। वही कोर्ट सुबह के टाइम पे जब क्रिमिनल मैटर से डील करती है, बिकॉज एक जो नॉर्मल डे है, एक डे को अगर आप बांटते हैं, ठीक है, तो जो सुबह का टाइमिंग रहती है, दैट सेम कोर्ट डील्स विद द क्रिमिनल मैटर्स, तो उसको आप बोलेंगे सेशंस कोर्ट। विच कोर्ट? सेशंस कोर्ट। वही कोर्ट जब आफ्टर द ब्रेक सिविल मैटर से डील करती है तो आप उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स।
ठीक है। सो कभी भी लाइफ में अगर आप ऐसा सुने कि ये सेशंस कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट इन सेशंस कोर्ट है, कंफ्यूजन विल अराइज कि यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल रहे हैं हम इसको, सेशंस कोर्ट भी बोल रहे हैं, कैसे हैं? वही जज साहब हैं, वही कोर्ट है, लेकिन नाम अलग हो गए हैं जस्ट बिकॉज कि जब क्रिमिनल मैटर से डीलिंग होगी तो हम इसे सेशंस कोर्ट बुलाएंगे, और जब सिविल मैटर से डीलिंग होगी तो हमें इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर डिसाइड होता है, कोई ऑर्डर पास किया जाता है जो कि मुझको या जो भी कोई और पार्टी है पसंद नहीं आता, तो अपील कहाँ जाती है? हाई कोर्ट्स के पास। हाई कोर्ट की कोई चीज पसंद नहीं आई तो अपील कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो समझाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, let's get started. Indian judiciary system is a key pillar of democracy in India and plays a crucial role in upholding the rule of law, protecting the rights and liberties of citizens, and ensuring the justice. The judiciary in India is independent of the executive and legislative branches of government, which allows it to operate impartially and maintain the balance of power. So already मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, और हमारा तीसरा आता है जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है। आपका जुडिशरी में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, कंप्लीटली। कभी भी आप देखेंगे, क्या कभी लोकसभा में या राज्यसभा में जब वो बोलते हैं, बहुत सी बहस चलती है, मान्यवर बैठ जाइए, ये सब चीजें बोली जाती है, तो आप देखेंगे कि क्या कभी भी किसी जज के कंडक्ट को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, किसी जज के कंडक्ट को कभी डिस्कस किया जाता है? कभी कुछ नहीं बोला जाता है। कोर्ट जैसा काम करना चाहती है, जो भी करना चाहती है, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। तो पहली चीज जो आपने समझनी है कि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, उस पे ना ही एग्जीक्यूटिव का ना ही लेजिस्लेटिव का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन जुडिशरी का काम क्या है? लोगों के राइट्स को, लोगों की लिबर्टीज को, जो भी लॉज में उनको राइट्स दिए गए हैं वो उनको मिले, उसका कोई वायलेशन ना हो, और अगर वायलेशन हो जाए तो फिर जुडिशरी उनको प्रोटेक्ट करेगी। ये काम है आपका इंडियन जुडिशरी का। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आपने मुझे राइट्स दे दिए, ठीक है, कहने के लिए आपने मुझे राइट्स दे दिए, बट व्हाट इफ मेरे राइट्स का कोई उल्लंघन होता है तो मैं कहां जाऊंगी? तो विदाउट जुडिशरी डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं रहती। ये याद रखिएगा, विदाउट जुडिशरी डेमोक्रेसी ऑफ नो यूज। आप कहने को डेमोक्रेसी कह रहे हैं, बट व्हाट इफ माय राइट्स विल बी वायलेटेड, वेयर आई विल गो? सो हियर कम्स द जुडिशरी व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अब स्ट्रक्चर समझते हैं, तो हम सबसे पहले, जैसे हमने जब उसका एक बेसिक चीज समझनी थी तो हमने नीचे से स्टार्ट किया था, अब हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं विद द सुप्रीम कोर्ट, ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहां पर है? सबको पता है कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इट्स इन न्यू दिल्ली। अच्छा, एक चीज हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एक ही है जो कि दिल्ली में है। क्या एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं? आप बताइएगा, ठीक है। क्या एक से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, और क्या वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं इंडिया में? इंडिया में किसी भी स्टेट में हो सकते हैं? आप बताइएगा, थोड़ा रिसर्च वर्क तो आप भी करिए। उसके बाद रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। इट सर्व्स एज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द आर्बिट्रेटर ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने कितना कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है, कि ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, इसके ऊपर कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कोई बात आपको पसंद नहीं आई तो आप क्या करोगे, कहां जाओगे? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, कैसे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। यहां पे आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वश्रेष्ठ
लॉ, इससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, अगर उसका उल्लंघन हो गया, कोई भी करे, तो आप उसके लिए कहां जाओगे? तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। सुप्रीम लॉ का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आपको सुप्रीम बॉडी के पास जाना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट गो टू दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट? आप छोटी कोर्ट्स के पास तो जा नहीं सकते, यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सो इफ वी सेइंग कि इस कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, उसके लिए वी विल गो टू द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी व्हिच इज योर सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो वहां पे आप जाएंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोटेक्ट करता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करता है, ठीक है? इतनी सी बात आपको आई समझ में? ओके, अब बात करें जुरिस्डिक्शन की। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देखिए, जो कोर्ट्स होती है ना, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो, उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। नाउ यू विल से व्हाट इज जुरिस्डिक्शन। सिंपल भाषा में जुरिस्डिक्शन मतलब पावर, कि सुप्रीम कोर्ट किन मैटर्स में, किस टेरिटरी में अपनी पावर जो उसको दी गई है, और पता है सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रावधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं वो क्या है? उसकी जुरिस्डिक्शन है कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल इधर इतने से दायरे में ही कर सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? तो वो जुरिस्डिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट की कैसी कैसी पावर्स हैं, कैसी कैसी जुरिस्डिक्शन है? तो हमने कहा कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो पहले पढ़ लेते हैं। केसेस दैट कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट सच एज डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स और बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। देखिए, मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है हिरार्की में, ठीक है? नीचे आपके क्या है? कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके ऊपर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या फैसला भी पसंद नहीं आया तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला भी पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आपका क्या है? अपील होते होते आप लास्ट में कहां पहुंचते? अपील मतलब आप गुहार लगाते हो कि जो हाई कोर्ट ने कहा है वो चीज हमें सही नहीं लग रही है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके क्या करते हो? अपील करते हो सुप्रीम कोर्ट के पास जाके, ठीक है? अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन समझिएगा, इसी से रिलेटेड है। ओरिजिनल में क्या होता है कि अपील के थ्रू मैटर नहीं गया है, ठीक है? एक कोई मैटर था, ठीक है, जैसे आपके और मेरे बीच में किसी बात का झगड़ा था, लैंड डिस्प्यूट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है फैसला आपके हित में किया, आपके फेवर में किया, मुझे वो फैसला पसंद नहीं आया, मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, ठीक है? अब हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट भी मैटर सुनता है, हाई कोर्ट फिर से आपके ही फेवर में फैसला सुना देता है। मैं परेशान कि मेरे मेरे फेवर में तो फैसला हो नहीं रहा, हाई कोर्ट भी चली गई, फिर मैं जाती हूँ कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेके। अपील लेके कहां गई मैं? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये कैसा मैटर है? ये मैटर एक निचली अदालत से पहुंचते पहुंचते अपील्स के थ्रू ऊपर गया सुप्रीम कोर्ट के पास। क्या कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं? उसके लिए कोई स्टेजेस नहीं पार करनी पड़ती कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाके। नो, आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हो गई उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है? जब आप डायरेक्टली जा सकते हो। अब डायरेक्टली ऐसे कौन से मामले, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जिसमें आपको किसी और कोर्ट के पास नहीं जाना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है? तो वो ऐसे मैटर्स हैं कि जहां पर एक साइड पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी साइड पर कोई स्टेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह लूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस कोई भी स्टेट ले लेते हैं, स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि एक साइड पे है स्टेट ऑफ झारखंड, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, करेक्ट। तो इस तरह के जो डिस्प्यूट होंगे, अगर इन दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर डिस्प्यूट हो सकता है, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, स्टेट्स के भी तो कुछ अपने अपने अधिकार होते हैं, तो जब इस तरह का डिस्प्यूट होता है ना, इस तरह का लड़ाई झगड़ा होता है, तो डायरेक्टली कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट पावर एक्सरसाइज करता है, जुरिस्डिक्शन क्योंकि उसकी ओरिजिनल है, अपील्स के थ्रू मैटर नहीं गया है, यही एग्जाम्पल है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का। आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद आता है हमारा एपेलेट जुरिस्डिक्शन। ये तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन क्या है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कोई मैटर अपील्स के थ्रू जो है किसके पास जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की हम क्या कह रहे हैं कि एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है जी, वो अपील्स भी सुनता है, तो इसीलिए वो एपेलेट पावर, ठीक है, एपेलेट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी है, बिकॉज अपील्स भी सुनता है सुप्रीम कोर्ट against the judgment of the lower courts including your high courts। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की यार एडवाइस देने की पावर भी है सुप्रीम कोर्ट के पास, द आंसर इज यस। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर वो किसी लीगल पॉइंट पे अटके हुए हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं कि आप मुझे इस चीज पर, ये पॉइंट पे मैं अटका हुआ हूं, आप मुझे प्लीज इस चीज पे एडवाइस दें। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट फिर किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अगर कोई मैटर है विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड प्रेसिडेंट वांट्स द हेल्प ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर, देन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को। तो इट मींस कि सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी पावर्स भी हैं, ठीक है। Supreme Court of India is composed of the Chief Justice of India and a maximum of 33 other judges, which are appointed by the President of India after consultation with CJI and the other judges. At present जो composition की अगर हम बात करें कि कितने number of judges Supreme Court में बैठे हुए हैं, तो they are 34 in number. One is your Chief Justice of India and 33 other judges. क्या ये फिक्स्ड नंबर है, ये कभी चेंज नहीं होगा, 33 ही रहेंगे, मतलब टोटल 34 जजेस ही रहेंगे हमेशा? द आंसर इज नो। ये नंबर इंक्रीज हो जाता है जब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम जो है बढ़ गया है, ठीक है, ज्यादा मैटर्स आ रहे हैं, तो ये नंबर जो है ये वेरी भी करता है, ये कल को 50 भी पहुंच सकता है, 60 भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्कलोड। ओके, अब आते हैं हाई कोर्ट्स पे। तो हर एक स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक हाई कोर्ट है, ठीक है। क्या हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा ही होगा? द आंसर इज अगेन नो। व्हाई? देखिए, पंजाब एक अलग स्टेट है, हरियाणा एक अलग स्टेट है, चंडीगढ़ एक यूटी है ना, बट इन तीनों ही जगहों का, पंजाब का, हरियाणा का और चंडीगढ़ का एक हाई कोर्ट है, विच इज द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जहां पे पंजाब से रिलेटेड कोई मैटर्स आते हैं तो वो उसी कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में सुने जाते हैं, हरियाणा से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो उसी में सुना जाएगा, ठीक है। और आपका चंडीगढ़ का कोई मैटर होगा वो भी कहां सुना जाएगा, हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है, जॉइंट हाई कोर्ट्स भी हो सकते हैं दो स्टेट्स के लिए। ओके, अब हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन हमें कहती पावर है, अब देखिए वो मैटर्स, क्षेत्रफल भी मैटर करता है, टेरिटरी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी एरिया के मैटर को सुन सकता है, लेकिन जब हम हाई कोर्ट्स पे आते हैं, अगर हम उसको नाम दे रहे हैं ये पंजाब का हाई कोर्ट है, ठीक है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, या हम कह रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है, तो इट मींस अगर हम स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं उसको, तो इट मींस जम्मू के मैटर से ही डील करेगा आपका जम्मू का हाई कोर्ट। ऐसा नहीं है कि पठानकोट का मैटर जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में आ जाए, वो होता है, ट्रांसफर्स होती हैं, बट वो रेयर केसेस में होती है। बट जनरली अगर हम देखें तो जहां का, जिस जगह का जो हाई कोर्ट है, उसी जगह के मैटर्स उस हाई कोर्ट में जाएंगे,
Clear? Jurisdiction. High courts have jurisdiction over civil and criminal cases, writ petitions under Article 2 to 6 of the Constitution, and matters concerning the interpretation of the Constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं कर सकता, ये पावर आपके हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो दो कोर्ट्स हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन की इंफ्रिंजमेंट से रिलेटेड कोई बात उठती है तो कहां जाएगी, हाई कोर्ट में भी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन, एज वी डिस्कस सुप्रीम कोर्ट के केस में, तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, अपील्स जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपकी हाई कोर्ट के पास, तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी हुई। कुछ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, जैसे आप कह सकते हैं कि मैट्रिमोनी के कुछ डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसके लिए आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट ही जाते हैं। देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स जिनके लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट ही जाया जाता है, करेक्ट। उसके बाद रिट पिटिशंस भी लगाई जाती हैं आपके हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट में। अब ये रिट पिटिशंस क्या होती हैं, जब भी कभी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी आपके फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं आपको, कि आपके पास राइट टू लाइफ है, आपके पास राइट टू एजुकेशन है, आपके पास राइट टू इक्वालिटी है, ये सब राइट्स जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं। इन फंडामेंटल राइट्स का कभी वायलेशन हो तो इसके लिए रिट पिटिशन फाइल की जाती है, रिट्स लगाई जाती हैं। अब ये रिट पिटिशन आप कहाँ फाइल करेंगे, तो ये हाई कोर्ट में भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी लीगल राइट की, फंडामेंटल राइट की किसी लीगल राइट का वायलेशन हुआ है तो रिट पिटिशन आप कहाँ लगाएंगे, तब रिट पिटिशन सिर्फ आपकी हाई कोर्ट में लगती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये डीप हो गया बट यू शुड नो अबाउट इट। ओके, अब हम आते हैं, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे इसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगी। ठीक है, सो अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, व्हाट आई एम सेइंग, रुकिए। ओके, मैं कह रही थी आपको कि ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं ये थोड़ा नीचे आएगा, पहले आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगे। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए आपको ऑलरेडी बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या है। दीज आर दी प्राइमरी कोर्ट्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, सिविल मैटर्स भी देखते हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। दे हैंडल केसेस इन्वॉल्विंग बोथ क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, करेक्ट। सिविल लॉ भी और क्रिमिनल लॉ दोनों से डील किया जाता है। जब क्रिमिनल से कर रहे हैं तो सेशंस कोर्ट कहलाएंगे, जब सिविल से करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहलाएंगे। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट्स आती है, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो हो गई, जैसे मैंने आपको कहा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिनको हम लोग मुंसिफ्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मुंसिफ कोर्ट्स जो है दे डील विद बोथ मैटर्स, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, तो इसमें कुछ ऐसे समझने वाला नहीं है। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया में है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तो वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहलाएगा, और अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा, जैसे कि जम्मू में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहते हैं। अब आते हैं की फीचर्स पे, इंडियन जुडिशरी के की फीचर्स। सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरह का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी और ऑर्गन का, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो। फिर आते हैं जुडिशियल रिव्यू पे, तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। जुडिशरी हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू व्हिच अलाउज इट टू असेस द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस. This power enables the courts to strike down the laws and government actions that violate the constitution, thus protecting citizens' fundamental rights. जुडिशियल रिव्यू की पावर भी है हमारे कोर्ट्स के पास। कौन से कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब ये हो गया, अगर गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाए, ठीक है आपने लॉज बनाने हैं, ठीक है लेजिस्लेचर लॉज बना रहा है, बट व्हाट इफ लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं कि फंडामेंटल राइट सबको मिलेंगे, इसका वायलेशन नहीं होगा। तो ऐसे में जो लेजिस्लेचर है वो वायलेट कर दे, ठीक है गवर्नमेंट, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर लेती हूँ, गवर्नमेंट वायलेट कर दे, कोई ऐसा कानून बना दे जो कि आपके सारे अधिकारों को, कोई राइट टू इक्वालिटी नहीं है, कोई राइट टू लाइफ नहीं है, जब मन आ रहा है आपको अरेस्ट किया जा रहा है, किसी भी बात पे अरेस्ट किया जा रहा है,
तो ऐसे में आपका जो राइट टू लाइफ है वो तो छीन रहा है, आपकी राइट टू पर्सनल लिबर्टी छीन रही है। तो इस चीज पे चेक कैसे होगा कि कोई कानून तो बना दिया, हमने ये भी समझा कि कानून के अकॉर्डिंगली एक्ट करना है, बट व्हाट इफ वो कानून ही आर्बिट्ररी है, वो कानून ही इतना ज्यादा बायस्ड है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो फिर ऐसे में आप जुडिशरी की हेल्प लेंगे और जुडिशरी अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगी, देखेगी कि कानून तो आपने बना दिया, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, कानून को रिव्यू करेंगे, देख रहे हैं कानून बना दिया, रिव्यू किया जा रहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर यू कैन नॉट गो। कानून भी बना रहे हो, आप लॉज बना रहे हो, बट जो आपका परम पिता है, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने जो कहा है वैसे काम करो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि ये काम तुम्हें करने हैं, कानून तो बनाए जा रहे हैं, बट व्हाट इफ दे आर वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऐसे में जुडिशियल रिव्यू की पावर को एक्सरसाइज करके जो आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, वो उन लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो कानून को कहते हैं कि तुम एग्जिस्टेंस में नहीं हो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बड़ा ही प्यारा फीचर है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। देखिए, आपको लगता है कि जो हमारी तवी रिवर है ना, बहुत गंदी हो रही है, प्ल्यूटेड हो रही है, ठीक है, और जिस वजह से आप नहीं बट कुछ वहां के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, तवी का पानी प्ल्यूट हो रहा है, वो ही उनके घर में पानी, पीने का पानी है, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं लोगों को। अब इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि जहां आप रहते हो वहां पे तो अच्छा शुद्ध पानी आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे में इंडियन जुडिशरी कहती है कि चलो हम आपको एक गिफ्ट देते हैं, आपको देते हैं हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फायदा, कि अगर मुझे लग रहा है कि आपके साथ किसी भी तरह का क्या हो रहा है, न्याय हो रहा है, कोई चीज गलत हो रही है, राइट, तो उसके लिए मैं PIL फाइल कर सकती हूँ। ऑल दो जिसका नुकसान होता है वही जाता है कोर्ट के पास कि भाई मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हम सब एक हैं, है ना। आपको लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि किसी और के साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, तो मैं कोर्ट के पास जा सकती हूँ और बोल सकती हूँ PIL फाइल करके। ये PIL का तरीका है कि PIL फाइल करके आई कैन से कि इन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचाया जाए, इन लोगों को हेल्थ, एक राइट टू हेल्थ जो है वो भी एक फंडामेंटल राइट है, इनका वो फंडामेंटल राइट स्नैच हो रहा है बिकॉज ये गंदा पानी पी रहे हैं, राइट। तो ये आपका आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, पढ़ो, ठीक है। India has a unified judiciary with a single hierarchy of courts. The decisions of higher courts are binding on the lower courts, which ensures consistency in the interpretation and application of laws across the country. So what it says, integrated, independent judiciary तो आ गई, integrated हो गई मिली जुली जुडिशरी, ठीक है। इसको अगर मैं और अच्छे से डिफाइन करूं तो आपको पता होगा कि कुछ लॉज जो होते हैं, कुछ कानून आपका सेंटर बनाता है और कुछ कानून आपके स्टेट भी तो बनाता है। जो आप MLA चूज करते हो, MLA बनते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सुना है आपने नाम, जो हमारे भी यहाँ पर अब क्या होने वाली है, इलेक्शंस होने वाली हैं, तो स्टेट लेवल पे भी, ऑल्दो वी आर नॉट स्टेट, बट स्टेट लेवल पे भी क्या होते हैं, कानून बनते हैं। तो क्या है ना कि बाहर की कंट्री में, जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ USA, तो जो स्टेट के लॉज है ना, स्टेट के लॉज को अगर कोई भी उसमें दिक्कत आती है, स्टेट लॉज से रिलेटेड मैटर है, तो वो वहां कहाँ जाएगा, स्टेट की जुडिशरी में। और अगर सेंट्रल लॉज से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो वो मैटर कहाँ जाएगा, आपका सेंट्रल जुडिशरी पे। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी नहीं है, बाइफरकेटेड है, कि स्टेट के लॉज हैं तो स्टेट की कोर्ट संभाले, अगर सेंटर के लॉज हैं तो सेंटर की कोर्ट संभाले, राइट। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेट लॉ हो चाहे सेंट्रल लॉ हो, यहाँ पर एक पूरा हायरार्की है कि पहले अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो मैटर जाने लायक है तो पहले वहां जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, नो मैटर वो स्टेट लॉ है कि सेंट्रल लॉ है। तो यहाँ पे मिली जुली इंटीग्रेटेड फॉर्म की जुडिशरी है। हाई कोर्ट का
या सुप्रीम कोर्ट का फैसला छोटी कोर्ट्स पे, लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, जो उन्होंने सुना दिया वो आप सबको मानना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, आपकी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दिमाग में फिट कर लो। आपकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गई उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं कह सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, क्योंकि इनके बारे में प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं अच्छे से कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट ऐसा होगा, वो सब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। वैसे ही हाई कोर्ट के बारे में भी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, तो इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बोलते हैं। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है पहले पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स are appointed by the President of India, but the process involves a collegium system comprising the Chief Justice of India and senior judges. This system is designed to maintain judicial independence and ensure merit-based appointments. अब हमने कहा कि जो आपका जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट तो जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, और हमने कहा था कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो यार अपॉइंटमेंट भी जब प्रेसिडेंट कर रहा है तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है। तो इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए ही जो अपॉइंटमेंट होती है आपकी वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है। उस कॉलेजियम में, कॉलेजियम समझ लो ग्रुप, ठीक है, उस ग्रुप में कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी के 4 अदर जजेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट वो नहीं करेंगे, वो नाम सजेस्ट करेंगे प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट साहब एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर निकालेंगे कि हाँ जी बना देते हैं इनको जज। तो अल्टीमेटली यू कैन से कि अपॉइंटमेंट में जो जुडिशरी में होती हैं मेजरली वो ऑब्वियसली जुडिशरी के बंदे ही करते हैं, बट हाँ सिग्नेचर्स वगैरह के लिए ऑब्वियसली ना वो जो है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ठीक है। सोशल जस्टिस में रोल, तो ऑब्वियसली जुडिशरी है, जुडिशरी का काम जस्टिस प्रोवाइड करना है, और सोशल जस्टिस तो होगा ही, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, आपका जुडिशरी। उसके बाद ई कोर्ट्स एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम कहते हैं ना कि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है कोर्ट्स में, तो वो तारीख के लिए अब आपको जरूरी नहीं है कि कोर्ट में जाके ही पता चले अगली तारीख क्या है। गलती से आप किसी एक तारीख में नहीं गए तो अब आप कोर्ट को वापस जाएंगे और तभी क्या तारीख पता चलेगी, नो। तो ये थोड़ा आसान करने के लिए क्लाइंट्स के लिए, लिटिगेंट्स जो होते हैं उनकी आसानी के लिए ई कोर्ट्स का सिस्टम है। जस्ट अ मोमेंट, रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो आपका जो ई कोर्ट्स का सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो डेट नेक्स्ट होगी वो आपकी एक ऐप है, उसमें पता चल जाएगा आपको। तो इट इज फॉर दी फिजिबिलिटी की, लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब चैलेंजेस क्या है हमारी इंडियन जुडिशरी में? सबसे बड़ा चैलेंज इज द बैकलॉग ऑफ केसेस। बहुत ज्यादा केसेस हैं कि कुछ केसेस 20-20, 30-30 साल पुराने केसेस भी पड़े रहते हैं और वो अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुए। तो इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द इंडियन जुडिशरी। सेकेंड इज द शॉर्टेज ऑफ जजेस। ऑब्वियसली जजेस की शॉर्टेज है तभी बैकलॉग है, अगर जजेस की शॉर्टेज ना हो तो काम ज्यादा निकले, जो बैकलॉग है वो कम हो। बट शॉर्टेज ऑफ द जजेस इज अनदर चैलेंज दैट इंडियन जुडिशरी फेसेस। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत ऑब्वियसली है हमें। अपॉइंटमेंट्स जजेस की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि जजेस जो हैं, जिस प्रपोर्शन में जजेस हैं और जो केसेस हैं वो प्रपोर्शन में बहुत गैप है। केसेस आर वेरी 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 हाई, बहुत केसेस पड़े हुए हैं, बट जजेस उतने हैं ही नहीं कि उन केसेस को डील कर सकें, बिकॉज एक ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है इतने केसेस को देखना एक ह्यूमन के लिए कि वो इतने सारे केसेस से डील कर ले। तो रिफॉर्म की जरूरत है। एक्सेस टू जस्टिस, हमें पता है कि कानून जो आपका न्याय है वो भी कहते हैं ना कि हम अमीरों के लिए ही है, क्योंकि ये गरीब लोग इसको एक्सेस ही नहीं कर सकते, बिकॉज एडवोकेट्स इतने महंगे, मतलब एडवोकेट्स की फीस इतनी ज्यादा, इतना ज्यादा उनका जो है फीस स्ट्रक्चर है एंड ऑल दैट। ऑल्दो हमारे पास लीगल एड का भी सिस्टम है कि जो गरीब लोग होंगे, जो पोअर लिटिगेंट्स होंगे, उनको लीगल एड दी जाएगी, बट वो लीगल एड उतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि लोगों तक जो है
जस्टिस पहुंच नहीं पाता है। तो इस लीगल एड का आपने प्रोविजन तो बनाया है, बट उसकी फंक्शनिंग भी अच्छे से करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस, तो कुछ कुछ कोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि बहुत दूर दराज के अगर कहीं कोर्ट्स हैं, तो वहां पे वो इतनी टूटी फूटी कोर्ट्स होंगी कि वो कोर्ट्स भी नहीं लगेंगी। तो उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। So obviously Indian judiciary, it plays a very important role when it comes to your rights, when it comes to my right, when it comes to our rights. हमारे rights, हमारे अधिकारों का जो प्रोटेक्टर है वो इंडियन जुडिशरी ही है, और इंडियन जुडिशरी में बहुत से रिफॉर्म्स की जरूरत है सो दैट की जो जस्टिस है वो इजिली एक्सेसिबल हो टू एवरीवन। सो आई होप दैट्स ऑल क्लियर विद यू विद द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। सो बाकी क्लासेस को, इसमें और भी लेक्चर्स आएंगे विद रिगार्ड टू की कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्या मतलब कोर्ट की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। एंड फॉर दैट एज आई टोल्ड यू, यू कैन विजिट आवर ऐप, ठीक है। आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन अवेल द कोर्स ऑन द जूनियर असिस्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।